हेलो दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस। आज तारीख है 7 अगस्त 2020। हमारी पहली खबर है उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीते धनखड़। यह हमारे GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक है, जिसमें अभी नए उपराष्ट्रपति के चुनाव है, जिसमें हमारे दो उम्मीदवार थे, जगदीप धनखड़ जी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। अभी धनखड़ जी को 528 वोट मिले और विपक्ष की उम्मीदवार यानी मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। कुल 725 वोट पड़े थे। अभी कल ही उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई थी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने ही मतदान किया था और जिसमें कुल जो योग्य था 780 वोट थे, जिनमें से 55 तो गैर हाजिर रहे और ऐसे में 528 वोटों के साथ धनखड़ जी ने लगभग 74% वोट हासिल की। उपराष्ट्रपति के तौर पर धनखड़ राज्यसभा के सभापति होंगे। हमारी अगली खबर है GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। ताइवान ने कहा चीन सैन्य अभ्यास नहीं, हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान ने कहा कि उसकी समुद्री सीमा के नज़दीक सैन्य अभ्यास कर रहे चीन के युद्धपोत और लड़ाकू विमान वास्तव में हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन ताइवान की समुद्री सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। उसके युद्धपोत व लड़ाकू विमान बार बार ताइवान के क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। SSLV की पहली उड़ान से आज होगा आज़ादी सेट का प्रक्षेपण। इसरो यानी आज रविवार को अपने नए प्रक्षेपण यान SSLV-D1 की पहली उड़ान से आज़ादी सेट उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा। इसके अनुसार 34 मीटर लंबा और 120 टन वजनी SSLV-D1 श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र से सुबह 9:18 बजे उड़ान भरेगा। नेशनल हेराल्ड के अगली खबर है हमारी। नेशनल हेराल्ड के वित्तीय फैसलों में वोरा की भूमिका के साक्ष्य नहीं मिले। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब तक कांग्रेस के जिन भी नेताओं से पूछताछ हुई, किसी ने भी इससे कोई दस्तावेज नहीं दिए, जिससे यह संकेत भी मिलता हो कि इससे संबंध में वित्तीय फैसले पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष दिवंगत मोतीलाल वोरा ने लिए थे। नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड के शेयरों को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड VIL को ट्रांसफ़र करने का फैसला मोतीलाल वोरा का था। ऐसा इसके कोई अभी तक सबूत नहीं मिले। अब इसमें हमारे काम की जो खबर है वो है कि जो ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, या मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, और जो यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका होती है ED की, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्य करती है, यानी इसकी निगरानी करने का काम करती है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई भी मामला होता है तो ED उसकी छानबीन करती है। तो हमें इस तरह से अपने इस पर नज़र रखनी है। अब हमारी अगली खबर है GS3 यानी सिक्योरिटी से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी सीमा पर सेना का नया अस्त्र। अभी हमको पता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं हाईटेक युद्ध के बदले आयामों को देखते हुए हमें हमारी सेना को कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण करना होगा। उन्हें इस तरह से उपकरणों से लैस करना होगा कि वो इस शत्रुओं के जो कदम हैं, आने वाले कदम उनको भाप सके, शत्रुओं के ऊपर निगरानी रख सके। इस तरह से हमें हमारी सेना का मॉडर्नाइज करना होगा। अभी हाल ही में सीमा के अग्रिम मोर्चे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सैनिकों की तैनाती की जा रही है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर 5G तकनीक का उपयोग व्यापक करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीमा के अग्रिम मोर्चे पर चुनौतियों को भांपने के लिए सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनपुट का सहारा ले रही है। चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र हमारे बहुत ही इको सेंसिटिव मतलब बहुत ही सेंसिटिव जोन है। 5G नेटवर्क तकनीक का भी अग्रिम सैन्य मोर्चों पर भरपूर इस्तेमाल करने की रणनीति तैयार कर चुकी है भारतीय सेना 5G तकनीक का इस्तेमाल विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के मोर्चे पर अपने संचार नेटवर्क को मजबूत करने और सैनिकों की युद्ध मोर्चे पर खुफिया निगरानी की ताकत बढ़ाने में करेगी। भारतीय सेना ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम को कई
इकाइयों कई इकाइयों की तैनाती की है, जिसमें स्मार्ट कैमरे, हैंड होल्ड थर्मल इमेजेस जैसे उपकरणों से विषम इनपुट को संभालने में सक्षम है। इसने सीमा पर मैनुअल निगरानी की आवश्यकता को काफ़ी कम कर दिया है। सेना अब सैनिकों के फील्ड फॉर्मेशन में भी एआई इनपुट का विशेष ध्यान रखने की रणनीति पर काम कर रही है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सेना ने संदिग्ध वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित करने में भी किया है। इस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल पूर्वोत्तर के उग्रवादी तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन में भी किया जा सकेगा। और इसी से संबंधित अभी जो अग्निवीर योजना लाई गई थी, वो भी कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य लाई गई थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे सैनिक है उन्हें कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में फिजिकल से ज़्यादा है कि टेक्नोलॉजी वार यानी हाईटेक युद्ध के बदलते आयामों को देखते हुए हमें हमारी सेना का कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए अभी अग्निवीर योजना लाई गई थी। अब हमारी अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी GS2 यानी भारत के दबाव के बाद श्रीलंका ने चीनी जासूसी पोत पर लगाई रोक। हम्बनटोटा बंदरगाह जो अभी श्रीलंका के दक्षिण छोर पर है। भारत के दबाव पर श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी पोत युआंग वांग 5 के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने पर रोक लगा दी। यह पोत 12 अगस्त को इस बंदरगाह पर लंगर डालने वाला था। यह पोत हम्बनटोटा बंदरगाह से भारत के दक्षिणी हिस्सों की अधिकांश मिसाइल व सैन्य गतिविधियों पर करीबी निगरानी की क्षमता रखता है, इसलिए भारत ने इस पर रोक लगा दी इसके यहाँ पर। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। हमारी अगली खबर है 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए टेंडर की शर्तों में किया बदलाव। भारतीय नौसेना की नई ताकत देने के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $7 अरब के सौदे के लंबित प्रस्तावों को कुछ बदलाव के साथ रक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। इससे कहीं न कहीं अत्याधुनिक स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण का रास्ता साफ हो सकेगा। 6 पनडुब्बियों के निर्माण की इस परियोजना को प्रोजेक्ट 75 इंडिया के नाम से जाना जाता है। परियोजना में शामिल भारतीय कंपनियों को रणनीतिक सहयोग कहा जाएगा, जबकि विदेशी कंपनियों को एक सहयोगी के तौर पर देखा जाएगा। फिर हमारी अगली खबर है बिजली संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश होने की संभावना। ये हमारे कहीं ना कहीं GS3 पॉलिटी से भी संबंधित थी। पॉलिटी मतलब GS2 के पॉलिटी से हो गया और GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो बिजली के जो बिल बढ़ा मतलब बिजली का जो बिजली वितरण कंपनियों पर जो कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा उसे देखते हुए सरकार ने यह विधेयक लाया है। बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार करने की है मंशा केंद्र सरकार की। बिजली संशोधन विधेयक 2022। यह विधेयक देश के मौजूदा बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है, साथ ही समूचे बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का रास्ता खोल सकता है। पूरे देश में पहली बार बिजली ग्राहकों को एक से ज़्यादा बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प खोल देगा। प्रस्तावित विधेयक एक बिजली वितरण क्षेत्र में एक से ज़्यादा लाइसेंस जारी करने का रास्ता खोल देगा। नए लाइसेंस लेने वाली कंपनी सरकारी क्षेत्र की मौजूदा वितरण कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेगी। उनसे का काम आसान भी होगा और जिससे लागत कम आएगी, तो कहीं ना कहीं बिजली का जो मूल्य है उस पर वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इससे सरकार का तर्क है कि इससे देश के मौजूदा बिजली सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या वितरण क्षेत्र की सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। रिन्यूएबल सोर्स सौर, पवन, बायोगैस जैसी अपारंपरिक सेक्टर से बिजली की खरीदने अनिवार्य कर दी जाएगी। यदि बिजली वितरण कंपनियां बिजली संयंत्रों को भुगतान करने की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं करती हैं, तो इन कंपनियों को बिजली की आपूर्ति रोक दी जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। SSLV की पहली उड़ान से आज होगा आज़ादी सेट का प्रक्षेपण यानी GS3 साइंस एंड टेक इंडिया अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रविवार को यानी आज नए प्रक्षेपण यान इस्माइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 यानी SSLV की पहली उड़ान से आज़ादी सेट उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा। इसरो के अनुसार 34 मीटर लंबा 120 टन वजनी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट 1
श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र से सुबह 9:18 उड़ान भरेगा। पृथ्वी की कम ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए SSLV को विकसित किया गया है। इस प्रक्षेपण यान की लागत केवल 56 करोड़ है। SSLV से आजादी सेट उपग्रह के प्रक्षेपित किया जाएगा। आजादी सेट का निर्माण छात्राओं, स्कूलों और छात्राओं ने मिलकर किया है। सौर पैनल आजादी सेट में सौर पैनल, सेल्फी कैमरे लगे हैं। साथ ही लंबी दूरी के संचार ट्रांसपोंडर भी लगे हैं। अब चलते हैं नीति आयोग की बैठक से नीतीश व KCR का किनारा। अब हमारे काम की यहाँ पे क्या खबर है कि जो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी बैठक होने जा रही है, तो उसकी अध्यक्षता हमारे PM मोदी जी करेंगे और जिसमें फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की कानूनी गारंटी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसलिए हमारे लिए ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। नीति आयोग शीर्ष संस्था यानी गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक एक स्थिर, टिकाऊ, समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग व तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। 5G से लद्दाख, अरुणाचल की अग्रिम मोर्चों पर नेटवर्क की दिक्कत होगी खत्म। जो अभी ऊपर जो चर्चा कर रहे थे 5G संचार तकनीक का किस तरह से सैन्य से संबंधित जो उपकरण है उनमें किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, सेना को किस तरह से आधुनिकीकरण किया जा सकता है और किस तरह से जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ कहीं न कहीं इस तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तरी व पश्चिमी मोर्चों पर तैनात सैनिकों की दोहरी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना चाहती हैं और संचार नेटवर्क को भी कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी। 5G तकनीक के आने से सीमा पर ड्रोन हथियारों के बढ़ते खतरों को थामने में भी इसका इस्तेमाल करने की सेना की तैयारी है। 5G की उच्च बैंडविड्थ की हाई स्पीड कनेक्टिविटी युद्ध के मैदान में एक और सैनिकों को तेज संचार और सूचना प्रवाह मुहैया कराएगी, तो वहीं दूसरी ओर मुश्किल भौगोलिक इलाकों में भी तैनात रहने के बावजूद सैनिक मोबाइल कनेक्टिविटी के जरिए अपने परिवार से सीधा जुड़ भी सकेंगे। सेना में 5G लागू करने का रोडमैप तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। GS3 कंजर्वेशन पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित टॉपिक। 10 सालों में बढ़ेगा हाथी, चुनौती भी बढ़ेगी। हाथी और मानव द्वंद पर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्षेत्र में चल रहे मंथन में 6 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड व बंगाल के विशेषज्ञ और वन अधिकारियों ने भविष्य की चुनौती पर चर्चा की। हाथियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होने का अनुमान लगाया है इस परिषद में जो अभी बैठक की गई है। हाथी कॉरिडोर को अभी से मुक्त करा लेने के उपाय पर विचार किया जाए। विशेषज्ञ इस आशय की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। कर्नाटक में 7 से 8 हज़ार हाथी हैं जो जंगलों में से रहवासी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। ये कहीं न कहीं जो मानव और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे संबंधित है कि कैसी तरह हम ह्यूमन मानव जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचाएं और जो वन्य जीव संरक्षण है उसको बढ़ावा दें। किस तरह से द्वंद को रोका जाए, उनके जो आवाज़ से उसको संरक्षित किया जाए। रेवड़ी कल्चर एक बार इसको भी पढ़िएगा आप और एक पर्यावरण संरक्षण इसे भी देखिएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। बिजनेस यानी अर्थव्यवस्था यानी GS3 खाद्य सुरक्षा पर भारी पड़ेगी पूर्वी राज्यों में मानसून की बेरुखी। जैसा कि हमें पता है कि अभी दक्षिण मानसून का सीजन चल रहा है जिससे कई क्षेत्रों में तो अति बारिश हो रही है और कहीं अभी भी सूखा और बाढ़ सूखे जैसी समस्याएं झेल रहे हैं कई क्षेत्र। देश के 36 में से 7 क्लाइमेटिक जोन में सूखे जैसे हालात। इस तरह से जो जलवायु परिवर्तन है, जो कहीं न कहीं जो वर्षा का वितरण है वो प्रभावित हो रहा है। मानसून की वर्षा जलाशयों का जल स्तर सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।
इसके चलते खरीफ फसलों की बुवाई का आंकड़ा भी कमोबेश ठीक ही रहा है, लेकिन पूर्वी राज्यों में गंगा के मैदानी क्षेत्र में धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई। बारिश में सुधार न हुआ तो कहीं न कहीं जो ये पूर्वी क्षेत्र के यहाँ कहीं न कहीं जो एक खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे धान उत्पादक राज्यों में अभी भी बरसात सामान्य नहीं हो सकी है। देश कुल 36 क्लाइमेटिक जोन में से 11 में से सामान्य से कम बारिश हुई और जबकि 7 सूखे जैसे हालत से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार 573.875 अरब डॉलर रहा है। यह भी आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है। चलते हैं अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ताइवान ने कहा चीन सैन्य अभ्यास नहीं, हमले की तैयारी कर रहा है। भारतीय उच्चायुक्त ने विक्रम सिंघे के समक्ष उठाया था चीनी पोत का मुद्दा। सुरक्षा कारणों से भारत चीनी जासूसी पोत के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने को लेकर श्रीलंका सरकार के समक्ष कड़ी आपत्ति जता चुका है। वैसे भी भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके अनुसार भारत के हितों के प्रतिकूल सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी देश के पोत को श्रीलंकाई बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अभी जो युआंग 15 सैन्य पोत नहीं है, ऐसा जानकारों का कहना है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक साबित हो सकता है। हिंद महासागर में इस पोत के प्रवेश पर भारत ने रोक लगाने की मांग की है। चीनी पोत के हम्बनटोटा पहुंचने से जुड़ी गतिविधियों पर सरकार बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। हिरोशिमा परमाणु बम हमले की बरसी, यानी जो जापान के हिरोशिमा और जो नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को जो 1945 में अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे, उसकी कहीं न कहीं बरसी है। नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। अब यह खबर हमारे ज्योग्राफी से भी संबंधित है कि क्यों नेपाल हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं, तो उस लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चलते हैं हम खेल समाचार। राष्ट्रमंडल खेल 2022 और भारत की जो स्थिति है, जिसने भारत ने 12 सोना, 11 चांदी और 15 कांस्य सहित कुल 38 मेडल जीते हैं। और जो प्रथम स्थान पर चल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया, जिसने 151 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। बैंकर्स से वॉचडॉग बने सुरेश एन पटेल। अभी हाल ही में हमें पता है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, व्यवस्था को सुधारने व व्यवस्थित बना रखने के लिए जो अपना काम कर व्यवस्था को बना रखने के लिए अपनी जो काम करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नामित। आर्थिक अनियमितताओं पर रोक लगाने और भविष्य की गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए सरकार ने उनके इसी अनुभव का लाभ उठाया है। आयुक्त वह वॉचडॉग की भूमिका में रहेंगे। इससे जाहिर है कि वह ऐसा सिस्टम विकसित करेंगे जो दूर से ही परिस्थितियों को मापने में सक्षम होगा। सुरेश एन पटेल अगले 3 साल तक इस पद पर रह सकते हैं। नियमों के अनुसार वह इस पद पर अधिकतम 65 वर्ष या 4 साल रह सकते हैं। अब उनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। सरकारी विभागों में होने वाली अनियमितताओं पर नकेल कसने की कोशिश है। अब सीबीसी की बात करते हैं। वर्ष 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। इससे स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, GS3 इंडियन इकोनॉमी, और कहीं न कहीं खाद्य सुरक्षा से संबंधित भी है। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जो जन्म है
वो तमिलनाडु में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान से जुड़ गए। 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित करके भारत में हरित क्रांति की नींव रखी थी, जिससे भारत कहीं न कहीं जो खाद्य निर्भरता है, जो आत्मनिर्भर खाद्य तो की तरफ बढ़ा है, कहीं न कहीं जो फूड सिक्योरिटी हमारी वो सिक्योर हुई। अनाज उत्पादन में और धान उत्पादन में कहीं न कहीं भारत आत्मनिर्भर रहा में जो स्वामीनाथन जी की भूमिका अहम रही है, जिन्होंने कहीं न कहीं जो वैश्विक जो हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग मेक्सिको थे, उन्होंने विकसित किया था। तो वो बीज हमारे भारत में लाए थे। ये चीज थी क्रॉप, पौधों को सामान्य रोगों से बचाने वाले नए जीन की हुई खोज। पौधों में होने वाले सामान्य रोग के लिए आमतौर पर फंगस, बैक्टीरिया, वातावरण संबंधित दुश्वारियां कारक होते हैं, जिनसे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। भी हाल ही में एक नया जीन स्टिल बिन सिंथेज नामक जीन बनाया है, जिससे पौधों को सूखा, पाला, लवणता जैसे नकारात्मक पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा में मदद मिल सकती है, जिससे मॉडिफाइड फसलों के तैयार करके इस जीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह जीन पौधों में सूखा, पाला, लवणता जैसी पर्यावरणीय दुश्वारियों के प्रति बढ़ाता है इम्यूनिटी, जैसे फंगस, बैक्टीरिया के संक्रमण से भी मिलती है सुरक्षा। बढ़ेगा फसल उत्पादन और फूड सिक्योरिटी भी कहीं न कहीं इससे सुनिश्चित होगी। तो हमारा आज का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम एक बार श्रीहरिकोटा को देख लेते हैं। ये पुलिकट लेक है, जो कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के पास है। ये रहा श्रीहरिकोटा, ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से जो आदित्य सेट का जो उपग्रह है वो लॉन्च किया जाएगा। आप एक बार इसे जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका पर। ये पाक स्टेट और ये गल्फ मन्नार, ये कोलंबो, जहाँ पर भी जो चीनी जो जासूसी पोत है ना, उसके आने की जो थी। ये लक्षद्वीप सागर और ये है इंडियन ओशन। यहाँ से चीन साउथ चाइना से होते हुए मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए बे ऑफ बंगाल से होते लक्षद्वीप और श्रीलंका तक पहुँचाता। धन्यवाद।